दैट वाज हियर। ये हमने कोइनोसिटिक माइसीलियम ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर मैंने आपको आकर कहा था कि यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे फंजाई में समटाइम्स स्पेशलाइज्ड हाइफी होते हैं, ठीक है। और उन हाइफी की टाइप्स मैंने आपको उस दिन बताई थी कि हाइफी की टाइप्स के हवाले से आप आम तौर पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनके हाइफी को आप राइजॉइड कह देते हैं। कुछ होते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशंस जो हैं उनमें जो हाइफी यूज होते हैं, जिस टाइप के हाइफी यूज होते हैं उनको आर्बस्क्यूलर हाइफी कहते हैं। और प्रेडेटर्स जो हैं वो भी सम टाइम आर्बस्क्यूलर हाइफी यूज करते हैं। फिर पैरासिटिक फंजाई होते हैं जो हॉस्टोरिया यूज करते हैं। तो हाइफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इस लिहाज से चंद एक चीज़ें जो हैं वो मैं सिर्फ किसके बारे में बताना चाहूँगा, आर्बस्क्यूलर हाइफी के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर फंजाई के जो एक रिलेशन की बात भी आएगी जो कि बाद में दोबारा आएगी। लेकिन फंजाई एक रिलेशन बनाता है। बेटा क्या बताया था मैंने इन दोनों वर्ड्स का मतलब? माइक्रोराइजल में दो वर्ड्स हैं, ये क्या क्या हाँ मतलब थे अलग अलग? फंजाई। माइको मीन्स फंगस और राइजा। जी बेटा, राइजा का मतलब प्लांट। रूट, राइजॉइड, राइजा, ये इसका मतलब होता है रूट, ठीक है। तो ये माइकोराइजल ये रूट्स हैं और ये रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैं। रूट्स हमेशा वेस्कुलर प्लांट की ही होती हैं और किसी प्लांट की जो है वो रूट्स नहीं हो सकती। तो ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली माइकोराइजल एसोसिएशन में होते हैं। और इस एसोसिएशन का क्या फायदा होता है कि यहाँ पर एक बात बड़े गौर तलब है कि फंजाई हैज एक्सीलेंट एबिलिटी, एक्सीलेंट, यूं कह लीजिए फंजाई हैज एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट चैनल्स और many types of nutrients, इंक्लूडिंग स्पेशली, बल्कि आप यूं कहेंगे स्पेशली फॉस्फेट। अब अगर तो प्लांट को फॉस्फेट चाहिए तो प्लांट को फॉस्फेट एब्जॉर्ब करने के लिए जो एफिशिएंट तरीन सोर्स मिलता है वो ये है कि फंजाई के साथ अपनी एसोसिएशन बना लें। और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ जो बहुत एफिशिएंट एब्जॉर्बेंस होगी फॉस्फेट की, उसमें कौन हेल्प करेगा? उसमें फंजाई हेल्प करेगा, ठीक है। एक तो ये बात यहाँ पर जो है वो बड़ी ध्यान से सुनने वाली है कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन इसलिए भी होती है। फिर इसी तरीके से रूट्स का जो सरफेस एरिया होता है ना, रूट्स का सरफेस एरिया वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, सरफेस एरिया का मतलब कोई मुझे समझा दे जरा। जी बेटा। सादा तरीन अल्फाज में सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है बायोलॉजी में? सादा तरीन अल्फाज में इसका मतलब होता है एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज। यह सादा तरीन अल्फाज में इसका मतलब होता है कि एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज जो है उसको आप सरफेस एरिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंजाई जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज, वो प्लांट का प्लेस फॉर एक्शन कह लें, बेसिकली एक्सचेंज सरफेस एरिया जो है उसमें बेसिकली फंजाई क्या करता है, ये रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से फंजाई बहुत एफिशिएंटली जो हैं वो फूड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को देते हैं। और यहाँ डबल एक्सचेंज क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक तरफ है फंजाई और इसी तरीके से दूसरी तरफ है प्लांट, तो यहाँ एक्सचेंज क्या चल रहा है? एक्सचेंज फंजाई से प्लांट की तरफ चल रहा है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। और दूसरी तरफ प्लांट टू फंजाई क्या चल रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ फूड का है। मैंने आपको सिर्फ यही कहा था कि फंजाई फूड के बदले बहुत कुछ कर देता है, तो यहाँ पर ये एक्सचेंज इनके दरमियान में चल रहा है और ये म्यूचुअलिस्टिक है। इसको आप सिम्बायोटिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दोनों फ्री लिविंग हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट माइक्रोराइजल एसोसिएशन, कैन सर्वाइव।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी जेहन में रखने की है कि आप लोग अगर अपनी एफएससी की बुक देखें, मैं कम ही मिसाल दिया करता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 95% प्लांट्स जो हैं उनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होती है। ठीक है। और वो अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फंजाई का सहारा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्लांट के अंदर ये एसोसिएशन नहीं होती, आप इसको अगर अदरवाइज लिख दीजिए, अगर ये एसोसिएशन नहीं है, देयर वुड बी स्टंटेड ग्रोथ, अ चांस ऑफ स्टंटेड ग्रोथ, क्योंकि जो सरफेस एरिया है, जो डेप्थ है, वो रूट्स की, वो किसकी वजह से ज्यादा हो रही है? माइकोराइजा की वजह से ज्यादा हो रही है। तो ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। देयर वुड बी अ चांस ऑफ स्टंटेड ग्रोथ। जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, और उस कम ग्रोथ की कमी के नतीजे में जो है वो प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये एसोसिएशन म्यूचुअलिस्टिक होती है, दोनों सर्वाइव कर सकते हैं उसके बगैर भी। ठीक है। तो बाकी जहां तक बात है, जो असल बात आ रही है वो ये है कि जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, क्योंकि ये बाद में भी आनी है, लिहाजा मैंने अभी थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दी है। माइक्रोराइजल एसोसिएशन में आपने क्या कहा, दोबारा एक दफा देख लेते हैं। फंगल हाइफी प्लस रूट्स। तो ये जरा देखते हैं कि जो फंगल हाइफी और रूट्स हैं इनके दरमियान में कैसे रिलेशन होता है। बेटा, जो प्लांट की रूट होती है ना, उसकी कई लेयर्स होती हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एपिडर्मल लेयर होती है, फिर कॉर्टेक्स लेयर होती है, ठीक है, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकल होती है। अगर आपको याद हो, आपने प्लांट्स के हवाले से थोड़ी बहुत आपको ये चीज़ें वो हैं जो कि बेसिकली एक बायोलॉजिस्ट को पता होनी चाहिए, चाहे वो जोलॉजिस्ट है चाहे बॉटनिस्ट है, उसको पता होनी चाहिए कि ये लेयर्स होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, जो फंजाई होता है ना, वो बाहर की तरफ होता है, ये ऐसे करके एसोसिएशन बनाता है। ठीक है। एक तो ये है। अब आप गौर कर लीजिए कि ये जो मैंने रेड कलर की लेयर बनाई है, ये असल में प्लांट की एपिडर्मिस है। प्लांट की, इसको आप यूं कह लीजिए कि ये है असल में रूट एपिडर्मिस। जो रूट है ना, उसको जब आप यूं कह लीजिए कि आपके पास ये रूट है, ठीक है, ये एक रूट है, और आप इसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन को रखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको रूट का क्रॉस सेक्शन में बाहर की एपिडर्मिस नजर आती है। फिर उसके बाद उसके नीचे कॉर्टेक्स के सेल होते हैं, ऐसे करके बड़े बड़े सेल होते हैं कॉर्टेक्स के। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, इससे नीचे जो है वो एंडोडर्मिस के सेल्स हो सकते हैं। ये इस शेप में नहीं होते, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये कॉर्टेक्स है, सेकेंड लेयर जो है, फिर उसके बाद जो है ये एंडोडर्मिस है। अब ये जो फंगल हाइफी होते हैं ना, जो मैंने फंजाई के हाइफी बनाए हैं माइकोराइजल एसोसिएशन में, ये हाइफी दो तरह से प्लांट के अंदर जा सकते हैं। एक तरह से ये हो सकता है, नंबर वन, दे ओनली पेनिट्रेट दे ओनली पेनिट्रेट एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, यानी ये रूट के अंदर जाएं। गौर कीजिए डायग्राम में कि ये रूट की एपिडर्मिस को क्रॉस करें और सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में रहें, यानी सेल के अंदर ना जाएं। यहां पे आप अगर इसकी क्लैरिफिकेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि डू नॉट एंटर द सेल। जब ये सेल के अंदर ना जाएं, बल्कि सेल से बाहर बाहर रहें, तो फिर आप क्या कहते हैं? ऐसा जो कि सेल से बाहर रहे लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में मौजूद हो, तो ऐसी एसोसिएशन को आप कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है। और दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि दे पेनिट्रेट इनटू द सेल, ये सेल के अंदर एंटर हो जाएं। ठीक है। जब सेल के अंदर एंटर हो जाएंगे तो उसको आप कहेंगे एंडोमाइकोराइजा। अब सेल के अंदर जब ये एंटर होते हैं ना, तो ये है सेल वॉल, ये सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल। और उसके बाद जो उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन स्पेशल किस्म की ट्यूब्स बना लेती है ताकि हाइफी एंटर हो सके। अब ये जो तीन ट्यूब्स है ना, ये किसकी बनी हुई है? ये असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं। ये आपको मैं बुक से भी दिखा देता हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइफी होते हैं वो यहाँ से अंदर एंटर होते हैं, ये, फिर इसी तरीके से ये, और ये अब एक हाइफी है, ये हाइफी, हाइफा कह लीजिए, ये हाइफा है। यहाँ से अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से अब इनका जो है वो एक्सचेंज स्टार्ट होता है। ठीक है। सो
ऐसी सिचुएशन में जब जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो एंडोमाइकोराइजा में चली जाए, तो जो हाइफी यूज होते हैं वो आर्बस्क्यूलर होते हैं। आर्बस्क्यूलर वो हाइफी जो कि सिर्फ एंडो में यूज हो। जो एक्टो में होते हैं ना, आम तौर पे जो एक्टोमाइकोराइजा में यूज होते हैं वो हॉस्टोरिया होते हैं। हॉस्टोरिया हमने ऊपर सिर्फ पैरासिटिक के लिए पढ़ा था, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। हॉस्टोरिया म्यूचुअलिज्म के लिए भी यूज हो सकते हैं, लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा है उसमें आमतौर पर आर्बस्क्यूलर, जो ये देखिए आर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई एक्सटेंड आर्बस्क्यूल थ्रू द रूट सेल वॉल एंड इनटू ट्यूब्स फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ द रूट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए यहां पर उसने वही बात कर दी जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। ये देखिए, अब ये जो ट्यूब्स आपकी बनी हुई है ना, ये जो ट्यूब्स बनी हुई है बेसिकली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने बना कर दिए हैं इनको, ठीक है। और ये इसके अंदर जो हाइफी आए हुए हैं ये आर्बस्क्यूलर है। तो फंजाई के जो है वो एसोसिएशन में आर्बस्क्यूलर हाइफी भी बनाता है, ताकि वो आराम से न्यूट्रिएंट ले सके प्लांट से और उसको डिफरेंट तरह के मिनरल्स प्रोवाइड कर सके। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी आपके फसलें उगती हैं, गंदुम वगैरह जितनी भी आपके फसलें उगती हैं, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसकी जड़ें माइकोराइजल एसोसिएशन से खाली हों। हर तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ों में माइकोराइजल एसोसिएशन होना लाजमी होता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात फसलों को जलाने के बाद या फसलों के एरिया के जलाने के बाद, जैसे कहीं पर खेतों में हमने आग लगाई है तो उस जगह आग लगाने के बाद हमें इसका नुकसान भी होता है कि वहाँ माइकोराइजल स्पोर्स और माइकोराइजा जो हैं वो जल जाते हैं, और जिसकी वजह से खासा हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है उस जगह से। तो ये जो है वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन ये हर लिहाज से फ़ायदेमंद है, और हमें बहुत ज़्यादा इसका जो है वो फ़ायदा होता है। अगली बात आ जाती है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ए सेक्शुअल है और सेक्शुअल है, ठीक है। यहाँ पर दो तीन बातें सेक्शुअल में करने वाली हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात मैं आपको बताने लगा हूं। बेटा, फंगल हाइफी जो होता है ना, फंगल हाइफी, वो रिप्रोड्यूस जो है वो लोकल रिप्रोडक्शन कर सकता है। लोकल रिप्रोडक्शन से यहाँ पर क्या मुराद है कि क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा बडिंग, ज्यादा से ज्यादा बडिंग कर लेगा। इसके साइड से एक छोटे सी जो है वो आउटग्रोथ होगी, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से एक और हाइफी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बडिंग कर लेगा, या एक और काम कर लेगा, वो है फ्रेगमेंटेशन, यानी हाइफी जो है वो टूट जाएगा। हाइफी दरमियान में से टूटेगा, दो हाइफी बन जाएंगे, दोनों अलग अलग जो है वो अपना अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो लोकल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आमतौर पर एसेक्सुअल होती है। लेकिन एक और तरह की रिप्रोडक्शन भी होती है, जिसको आप कहते हैं कि सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि हाउ डू फंजाई स्प्रेड, और दूसरे अल्फाज में आप कहेंगे डिस्पर्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। एक जगह फंजाई मौजूद है, अब वो फंजाई बडिंग करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 1 इंच दूर तक फंजाई फैल जाएगी। फ्रेगमेंटेशन करेगी तो ज्यादा से ज्यादा 5 इंच, 1 फुट दूर तक फंजाई फैल जाएगी। लेकिन फंजाई लॉन्ग डिस्टेंस पे कैसे फैलते हैं बेटा? फंजाई के लॉन्ग डिस्टेंस पे फैलने का वाहिद ओनली एंड ओनली जरिया स्पोर फॉर्मेशन है। यहां से बुनियाद पड़ती है बेसिकली, असल में तो एलजी से शुरू हो जाती है। एलजी भी, फंजाई भी, और उसके बाद प्लांट्स भी, ये अपने स्पोर्स के जरिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अपने आप को डिस्पर्स करते हैं, अपनी प्रोडक्शन करते हैं, वरना ये एक जगह से ज्यादा फैल ही ना सकें। ये स्पोर के जरिए अपने अपनी नस्ल को फैलाते हैं, स्पोर के जरिए अपने आप को स्प्रेड करते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो इनके अंदर होती है, और ये ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्स दोनों तरह के होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया ना कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग भी और फ्रेगमेंटेशन भी। इनमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक बात है वो है यही, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व लाजमी है, ठीक है।
बाज़ औक़ात हम कहते हैं, एक और बात मैं अब आपको बताऊँ बड़े मज़े की, हम आम तौर पे चलें आप लोग पहले मुझे बताएँ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क क्या है? 2-3 फ़र्क गिनवाएँ, जितने फ़र्क आपके ज़हन में हैं। जी। एक तो सिंगल पेरेंट, 2 पेरेंट मैंने बता दिया, उसके अलावा? सर सेक्सुअल में गैमीट की फ्यूजन होती है। गुड। फ्यूजन गैमीट्स है और? एनीथिंग एल्स? माइटोसिस, मियोसिस का फ़र्क है कोई? हुँ? किसी एक में माइटोसिस होती है, एक दूसरे में सिर्फ़ दूसरे में मियोसिस होती है। हाँ या ना कुछ तो है? सर आम और तौर जो पे एक ऑफस्प्रिंग कॉन्सेप्ट। होते हैं, जी। जी, बोलिए आप बताइए। एसेक्सुअल की ऑफस्प्रिंग हुँ, वो हुँ। जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो भी एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और सेक्सुअल में कभी ये जो है वो नहीं हो सकता कि क्योंकि उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लिहाज़ा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो ही नहीं सकते। एसेक्सुअल में माइटोसिस होती है। अब यही वो चीज़ है जो मैं आपको बताने लगा था। बेटा याद रखिए कि अगर आप किसी को ये बताते हैं, आम तौर पे हम बच्चों को ये बताते हैं, अपने जो बच्चे हमसे पढ़ रहे होते हैं, उनको हम सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल बताते हुए ये बात करते हैं कि जो जो एसेक्सुअल है उसमें गैमीट्स कैन ओनली फॉर्म बाय मियोसिस। एक बात तय है, एक बात 100% तय है जो भी सुमेरा ने की और वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होनी है, एसेक्सुअल में माइटोसिस होनी है। लेकिन एक छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँ कि हम आम तौर पर बच्चों को ये पॉइंट बताते हैं कि गैमीट्स कैन ओनली फॉर्म बाय मियोसिस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेटा प्रोटिस्टा, फिर प्लांट्स, इसी तरीके से इवन फंजाई, जो गैमीट्स वगैरह होते हैं, वैसे तो फंजाई में ऐसा गैमीट नहीं होते, लेकिन एक सूरत होती है गैमीट की, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो 3 आपके सामने नेम्स लिखे हुए हैं, इनमें अक्सर में गैमीट्स जो हैं वो किससे बनते हैं? माइटोसिस से। और आपको अगर याद हो, मैंने आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया था, जिसमें सबसे पहले स्पोरोफाइट था, वो बनाता था स्पोर, स्पोर जर्मिनेट करते थे, स्पोर ने जब जर्मिनेट करना होता था तो उसके बाद क्या बनता था? गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट जो है वो हैप्लॉइड होती है, इसकी मियोसिस नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी गेमिटोफाइट क्या बनाती है? गैमीट्स बनाती है। ठीक है, माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बनाती है, गैमीट्स फ्यूज होकर दोबारा स्पोरोफाइट बना लेते हैं। इसका मतलब अब माइटोसिस के जरिए गैमीट्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाजमी है मियोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पोर बने हैं ना, ये किसके जरिए बने हैं? ये मियोसिस के जरिए बने। तो एक बात अपने ज़हनों में रखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी न किसी फेज में मियोसिस लाजमी है, ये बात तय है। ठीक है, जबकि एसेक्सुअल में हरगिज जरूरी नहीं है। एसेक्सुअल माइटोसिस से अपना काम चला लेती है। ठीक है, यहां पर अब बात जिसकी आ रही है ना, गौर कीजिएगा, ये जो पूरा साइकिल है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, ये है प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन अच्छा, ये पूरा साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों काउंट होगा? क्योंकि ये मियोसिस, इससे मियोसिस हो रही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिर्फ माइटोसिस होगी, मियोसिस बिल्कुल नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप देखें फंजाई के अंदर भी, तो फंजाई के अंदर भी क्या हो रहा है? फंजाई के अंदर भी माइटोसिस हो रही है और माइटोसिस होके बडिंग हो रही है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है और इसी तरीके से एक और जो है, ओह सॉरी, मैंने सेक्सुअल का नीचे लिख दिया, एसेक्सुअल का नीचे लिखना था। एसेक्सुअल में जो है वो माइटोसिस होती है और मैंने आपको क्या बताया? एसेक्सुअल की एक फॉर्म है बडिंग, एक फॉर्म है फ्रेगमेंटेशन, तीसरी फॉर्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स भी बनते हैं।
लेकिन अब आप गौर कीजिए, मैंने यहां दो बातें आपको बताई हैं। एक ये कि स्पोर फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि स्पोर फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन दोनों स्पोर्स में फर्क क्या होगा? सबसे बुनियादी, सर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एक मेल गमीट फीमेल गमीट वाली, तो वहां पे स्पोर फॉर्मेशन होती है ना सेक्सुअल में, जी। इस मेथड से, और एसेक्सुअल में डिफरेंट होती है। नहीं नहीं नहीं, ये आप ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये बेटा सिर्फ प्लांट्स की बात है, फंजाई में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं और जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, इन दोनों में क्या फर्क होगा? नो बेटा, जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर्स भी हैप्लॉइड होते हैं। दो फर्क अब आपको मैं बताने लगा। जब फंजाई रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअल स्पोर्स के जरिए, तो नंबर वन, देयर वुड बी नो मियोसिस, सिर्फ माइटोसिस होगी, सिर्फ माइटोसिस के जरिए स्प्रेड करेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंटल, अब आप उनको पेरेंट्स कह लें, टू पेरेंटल फंजाई, एक तो ये इन्वॉल्व होंगे। नंबर टू, पहले मियोसिस होगी, बाद में माइटोसिस होगी। बल्कि यहां पर एक तो एहतमाल ये है कि माइटोसिस कंडीशनल है। कंडीशनल भी नहीं कहना चाहिए, ऑप्शनल है। माइटोसिस ऑप्शनल है। ऑप्शनल से क्या मुराद है कि माइटोसिस नहीं भी करते, बाज़ औक़ात मियोसिस से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एसेक्सुअल स्पोर, क्योंकि एसेक्सुअल के ये जो दो तरीके हैं, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस है ना, लोकल रिप्रोडक्शन है, कि बडिंग करेंगे फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, लेकिन वो स्पोर माइटोसिस से बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो रिप्रोडक्शन में आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आप समझ लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल बनते हैं। बेटा एक जगह फंजाई ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, पता लगता है फूड खत्म हो गया है। फंजाई वहीं पर माइटोसिस करता है, अपने हाइफी यहाँ लेकर आता है, और एक अदद बड़ा सारा स्ट्रक्चर बना देता है, जिसको आप कहते हैं स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम याद रखना जरूरी है। स्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जहां स्पोर लगते हैं। वो एक स्पोरेंजियम बना लेता है, और इस स्पोरेंजियम में यहाँ ये करता है माइटोसिस, और माइटोसिस करके ये यहाँ पर बना लेता है स्पोर। अब यहाँ आपको किसी भी किस्म के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते नजर नहीं आ रहे, सिर्फ क्या है कि ये जो है ये स्पोरेंजियम बनता है, और ये वक्त आने पर जो है वो बर्स्ट होता है, इसके अंदर स्पोर निकलते हैं और आगे जाके दोबारा से ग्रो होते हैं। यहाँ सिर्फ माइटोसिस हुई, नो टू पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट है। ठीक है, नो टू पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट है, और उसके जरिए जो है माइटोसिस हो गई। अच्छा, ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं? बेटा इन स्पोर्स को अगर आप एफएससी देखें तो इन स्पोर्स को आप कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। ये वो स्पोर्स होते हैं जो कि आमतौर पर फंजाई जो हैं वो बनाते हैं, और उसके बाद जो है वो उसको कोनिडियोस्पोर जो है उसके अंदर वो बनाते हैं, और उसके जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हुआ क्या हुआ असल में ये कि यहाँ पर फूड खत्म हो गया, फूड इज नो मोर। अब क्या करेगा फंजाई? अब ये अपने ही एक सेल में से स्पोरेंजियम निकालेगा, और उसके बाद स्पोर लगा के ग्रो कर लेगा। अगली बात आ जाती है सेक्सुअल स्पोर्स। अब ये वो चीज है जो कि सबसे ज्यादा पढ़ी गई है, और इसी की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई है, और वो क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स जो हैं, देयर आर 2 to 3 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है। लेकिन उससे पहले फंजाई का जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कि फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तभी हमें पता लगेगा कि सेक्सुअल स्पोर्स कैसे लगते हैं। बेटा होता क्या है? होता ये है कि टू डिफरेंट फंजाई, फॉर एग्जांपल, एक ही जगह पर फंजाई ग्रो कर रहे हैं, एक इधर है, एक ऐसे ग्रो कर रहा है।
एक इधर ग्रो कर रहा है और एक इसके पैरेलल ग्रो कर रहा है, यहाँ पर ग्रो कर रहा है, एक यहाँ पर ग्रो कर रहा है। अच्छा, अगर तो, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज लाजमी होती है और वो होती है मेटिंग। मेटिंग इज द नीड फॉर गैमीट फ्यूजन। गैमीट फ्यूजन के लिए मेटिंग जरूरी होती है। अब ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, फंजाई क्या करता है, फंजाई ये करता है कि दो, यहां पर मेटिंग के लिए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फंजाई होना जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स, स्पीशीज सेम हो, स्पीशीज सेम हो, लेकिन जो अ, अपने ही हाइफी के साथ नहीं करनी बल्कि डिफरेंट हाइफी के साथ करनी है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है? बेटा उसके लिए ये केमिकल्स की हेल्प लेते हैं। उन केमिकल्स को कहा जाता है फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स के जरिए जो हैं वो ये डिटेक्ट करते हैं कि द मेटिंग स्ट्रेन्स या मेटिंग टाइप्स आर डिफरेंट। जो दोनों हाइफी मेटिंग कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, ये सबसे पहले डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स। फेरोमोन्स के जरिए ये डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने हाइफी एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, अपने अपने हाइफी एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं। और ये यहाँ पर मेल फीमेल वाला जो है वो नहीं होता, बल्कि एक को पॉजिटिव स्ट्रेन कह देते हैं, एक को नेगेटिव स्ट्रेन कह देते हैं। और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के करीब अपना जो है वो लेकर आते हैं, अपने अपने हाइफी लेकर आते हैं। अब यहाँ से मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाऊंगा। और कीजिए, अभी मैंने आपको किस तरह से बना के दिया कि आपके पास ये एक सेल है और इसने अपना जो हाइफी है वो एक्सटेंड करना शुरू किया है टुवर्ड्स दी अदर हाइफा। ठीक है, ये इन दोनों के सेल आपस में फ्यूज होते हैं। जब इन दोनों के सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं इस पॉइंट पर, इनकी यहां पर सेलुलर फ्यूजन होती है। सेलुलर फ्यूजन, या आप इसको सेलुलर फ्यूजन कह सकते हैं या आप इसको साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन कहते हैं, कि इनकी साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये मेटिंग है। ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। ठीक है, और प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है? प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, गेमी का मतलब जी, गेमी का क्या मतलब होता है मैंने बताया वो आप लोगों को। फ्यूजन। शाबाश, गेमी का मतलब होता है फ्यूजन। ठीक है, तब आप गौर कीजिए कि इन दोनों के जो हाइफी हैं, इस पॉजिटिव के और इस नेगेटिव के, इन दोनों के हाइफी आपस में आकर फ्यूज कर जाते हैं। अब जब ये फ्यूज होते हैं ना, तो गौर कीजिएगा अगली स्टेज क्या आती है। अगली स्टेज कुछ ये होती है कि ये जो जो सेल फ्यूज हुआ होता है ना, वो सेल अपनी एक अलग शनाख्त बना लेता है। ठीक है, गौर कीजिएगा यहाँ पर, ये दोनों करीब आए, इन दोनों ने आपस में आकर फ्यूजन कर ली और ये दोनों जो हैं अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसका अपना एक न्यूक्लियस मौजूद है और इसका अपना एक न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी जब हो जाती है तो उसके बाद देर इज अ चांस, देर इज अ चांस ऑफ इमीडिएट इमीडिएट न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, या आप इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी, और दूसरी क्या होती है? कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोगेमी। ठीक है, अब चांस होता है। यहां मैंने चांस क्यों लिखा? भाई अगर तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए हैं तो होना क्या चाहिए? अब ह्यूमन मेटिंग में भी आपको पता है असल चीज जो फ्यूज करवानी होती है वो तो न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, जी बिल्कुल। अच्छा, असल चीज जो वो फ्यूज करवानी होती है वो तो न्यूक्लियाई होता है। गैमीट को फ्यूज करवाना, जैसे ह्यूमन स्पर्म और एग है, उसमें अगर आपने उनको फ्यूज करवाना है तो उसमें असल में तो जो चीज आपने वो करवानी होती है, फ्यूज करवानी होती है, वो तो न्यूक्लियाई होते हैं। तो भाई आपने साइटोप्लाज्म तो फ्यूज करवा लिए, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियस? ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसका मतलब है कि जब प्लाज्मोगेमी हो गई तो अभी अभी मेटिंग कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि होना क्या चाहिए? उसके फौरी बाद न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज होना चाहिए, दैट वुड बी नोन एज कैरियोगेमी। ठीक है, अभी जो कैरियोगेमी होती है ना,
इट इज नॉट नेसेसरली इमीडिएट। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इमीडिएट होती है कैरियोगेमी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कैरियोगेमी जो है वो इमीडिएट नहीं होती। ठीक है, अब जिनमें इमीडिएट होती है और जिनमें इमीडिएट नहीं होती वो मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, चलिए अब उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ऑलमोस्ट 90% फंजाई आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये मैं कुछ दिन पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा था कि एक बात आपने याद रखनी है कि ह्यूमन और सॉरी एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा तकरीबन बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। वो उनकी मल्टीसेलुलर बॉडी हो या यूनिसेलुलर बॉडी हो, वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, एनिमल्स और किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी के अलावा बाकी जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह फंजाई भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक स्ट्रेन है, पॉजिटिव स्ट्रेन है, और इसके जितने बाकी सेल्स हैं उन बाकी तमाम सेलों में जो न्यूक्लियस होगा वो सारा का सारे हैप्लॉइड होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो आपके पास ये एक फंगस है, इस एक फंगस के अंदर जितने न्यूक्लियाई होंगे वो इस सेल के अलावा जो है वो हैप्लॉइड होंगे। अब अगर तो इसमें प्लाज्मोगेमी हो गई लेकिन कैरियोगेमी नहीं हुई, यानी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं किए, तो इस वाले पूरे सेल को आप क्या कहेंगे? ये अब एक सेल है, इस पूरे सेल को आप कहेंगे डायकैरियोटिक। इसको डिप्लॉयड क्यों नहीं कहेंगे? जी, सर क्योंकि अभी फ्यूजन नहीं हुई इनके दरमियान। इनके दरमियान में अभी फ्यूजन नहीं हुई। जब तक फ्यूजन नहीं हो जाती तब तक आप इस सेल को डिप्लॉयड नहीं कह सकते, इस सेल को आप डाइकैरियोटिक कहेंगे। और डाइकैरियोटिक के साथ साथ ये हेट्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब है दो डिफरेंट न्यूक्लिया इसके अंदर मौजूद है, ये हेट्रोकैरियोटिक भी हो सकता है। लेकिन आप इसको ये सेल जो है, ये इसमें न्यूक्लियाई जो है वो दो हैं, लिहाजा डाइकैरियोटिक है। अच्छा, जब एक दफा डाइकैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक सेल, अब प्लाज्मोगेमी हो गई। अब अगली बात पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अभी फिलहाल ये हैप्लॉइड ही हैं, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों जो हाइफी हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। और इस तरह की सिचुएशन बनती है, गौर कीजिएगा, यहाँ पर दरमियान में एक बड़ा सारा जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो दोनों न्यूक्लियाई, अब मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, इससे बना लेते हैं। दोनों न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं। नाउ दिस इज अ डिप्लॉयड सेल। मसला ये है कि अब अगर ये माइटोसिस के जरिए स्पोर बनाता है तो इसका मतलब ये होगा कि अगले तमाम जो फंजाई होंगे वो डिप्लॉयड बनना शुरू हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि अब यहां से जो भी आपने स्पोरेंजियम बनाना है, अब वो चाहे मशरूम ही क्यों ना हो, वो चाहे मशरूम ही क्यों ना हो, यहां से अब जो भी आपने स्पोरेंजियम बनाना है वो स्पोरेंजियम क्या होना चाहिए? उस स्पोरेंजियम में यहां से होनी चाहिए मियोसिस, यहां से मियोसिस होनी चाहिए, और मियोसिस के जरिए अब यहां पर बनेंगे स्पोर्स। तो यही मैं आपको कह रहा था कि जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बुनियादी तौर पर जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो यहाँ पर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, टू पेरेंट्स हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर नेसेसरली मियोसिस हो रही है, क्योंकि आपको इसको इन तमाम को हैप्लॉइड करने के लिए मियोसिस करवानी पड़ेगी। लिहाजा यहाँ होती है मियोसिस, और मियोसिस हो जाने के बाद यही वाला जो न्यूक्लियस होता है ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देता है। नाउ ऑल दीज आर स्पोर्स। अच्छा, अब ये गौर कीजिए कि यहाँ पर टू स्टेप, इसको आप क्या कहेंगे? टू स्टेप वेरिएशन, टू स्टेप वेरिएशंस है। नंबर वन, टू डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। जो मेटिंग कर रहे हैं वो दोनों फंजाई एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों फंजाई एक दूसरे से डिफरेंट है। दूसरा, मियोसिस हो रही है, दूसरा ये कि मियोसिस हो रही है। तो यहां पर दो दो इंतजाम हैं वैरायटी के। ये दोनों मिलके फंजाई के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? वास्ट वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे।
और जब ये इतनी वास्ट वैरायटी फंजाई में प्रोड्यूस होगी तो फंजाई का सर्वाइवल जो है वो बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगा। हर दफ़ा फंजाई हो सकता है बेस्ट जो सर्वाइवल टेक्निक है उसके ज़रिए वो इख्तियार करते हुए सामने आए। सो ये जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके जिस तरह। अब यहाँ पर आपको वाज़ह डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एक प्रोड्यूस हो गया, फंजाई स्पोरेंजियम प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, और उसने ये सेक्सुअल स्पोर्स बनाने शुरू कर दिए। दूसरी टाइप में बाकायदा दो डिफरेंट स्ट्रेन्स मिले और उन्होंने आपस में क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपस में जो है वो एक फ्यूजन की, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी की, और कैरियोगेमी कर लेने के बाद जो है उन्होंने स्पोर्स बनाए। तो बड़ा वाज़ह डिफरेंस है इसमें मियोसिस हो रही है। अच्छा, अब एक और बात, वो जो बात है वो भी बड़ी टेक्निकल है, और वो क्या है, वो ये है कि सम टाइम जो कैरियोगेमी होती है इट कैन बी डिलेड फॉर डेज, months, years, decades, even centuries। डिपेंड करता है फंजाई के सर्वाइवल पे। सेंचुरीज तक कैरियोगेमी नहीं होती, सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुई भी होती है, और फंजाई जो है वो अपने आप को फैला रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। जब उसको जरूरत ही नहीं है, जब सबस्ट्रेट अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है, तो फंजाई प्लाज्मोगेमी कर बैठता है, कैरियोगेमी नहीं करता। कैरियोगेमी इतनी लेट हो सकती है, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हो जाती है, वक्त पड़ने पर कैरियोगेमी करके उसके बाद आगे प्रोड्यूस कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक और टाइप है। अच्छा, इसके बेटा यहां तक क्वेश्चन है तो बताइए। सर आपने पीछे माइक्रोराइजर रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस की एग्जांपल दी थी, लाइकेंस वगैरह को, और यहाँ पे म्यूचुअलिज्म ये किस बेस पे है? असल में ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने उस लेक्चर में भी कहा था कि देखिए अब बड़ा ना कंफ्यूजिंग है ये मसला ना, इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, एक तो है सिम्बायोसिस वर्ड का मतलब। सिम्बायोसिस वर्ड का मतलब है, सिम मतलब टुगेदर, ठीक है, बायोसिस का मतलब होता है लाइफस्टाइल। अब अगर आप इसके मतलब पे जाए ना, तो सिम्बायोसिस में पैरासाइटिज्म भी आ जाता है, और सिम्बायोसिस में जो है वो म्यूचुअलिज्म भी आ जाता है, क्योंकि इकट्ठे तो रह रहे हैं, और सिम्बायोसिस में कमेंसलिज्म भी आ जाता है, ठीक है, अगर आप इसके वर्ड के मतलब पे जाएं। लेकिन अब इसका दूसरा एंगल देखें। सिम्बायोसिस आमतौर पर किस रिलेशनशिप को कहते हैं, जिसमें ऑब्लिगेट कंडीशन होती है, यानी कोई से दो ऑर्गेनिज्म में से एक ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग ना हो, बल्कि वो हर सूरत में अपने होस्ट डिपेंडेंट हो। आमतौर पर जो सिम्बायोसिस होती है ना, उसको कहा जाता है ये होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से कोई एक होस्ट डिपेंडेंट होता है, दोनों या एक होस्ट डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ऐसी सूरत में अगर आप माइकोराइजा को देखें, तो माइकोराइजा ऑब्लिगेट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इससे प्लांट्स को इतना फायदा है, इतना फायदा है कि आप इसको जो है वो ये भी नहीं कह सकते कि इसके बगैर प्लांट, तमाम प्लांट्स अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको यूं कह लीजिए कि ये, अच्छा म्यूचुअली, अच्छा एक और बात करते हैं, म्यूचुअलिज्म जो है वो उनके लिए बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है जो फैकल्टेटिव लाइफ गुजार सकते हैं। फैकल्टेटिव मतलब कंडीशनल है, हाँ भाई होस्ट मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे लाइफ गुजार लेंगे। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन बहुत से प्लांट्स में फैकल्टेटिव होता है। फैकल्टेटिव का मतलब है कि ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, हाँ भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, लेकिन अलहदा भी रह सकते हैं। सिम्बायोटिक वो होता है जिसमें अलहदा रह नहीं सकते, सवाल नहीं पता होता कि अलहदा रह सके, ठीक है। तो माइक्रोराइजा को मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात, यहां मुझे याद है मैंने इस जगह पर लिखी थी, मैंने इस जगह पर ये बात लिखी थी कि ये जो पिछले लेक्चर में नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है मैंने पिछले चैप्टर में ये बात लिखी थी कि समटाइम्स जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होती हैं वो म्यूचुअलिस्टिक होती हैं, वो सिम्बायोटिक नहीं होती, यानी वो फैकल्टेटिव होती हैं, वो ऑब्लिगेटरी नहीं होती,
ठीक है, ये है वो चीज जो मैं आपको, ये देखिए, अब ये देखिए फंजाई फंगस प्लांट म्यूचुअलिज्म, ठीक है। अब फंगस प्लांट म्यूचुअलिज्म में वो यहां पर आपको जो है वो एनिमल फंगस एनिमल म्यूचुअलिज्म, लाइकेंस। अच्छा, यहां पर वो म्यूचुअलिज्म में गालबन इनसाइड लीव्स एंडोफाइट्स भी होते हैं। एंडोफाइट्स तो खैर और चीज है, खैर यहाँ पर उन्होंने बात नहीं की हुई। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है, ठीक है, कि जो सिम्बायोटिक है, इट सिम्बायोटिक जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, इट मे बी म्यूचुअलिस्टिक, इट मे बी सिम्बायोटिक। लेकिन अगर आप वर्ड के मतलब पे जाते हैं तो एक ही वक्त में म्यूचुअलिज्म भी होता है और सिम्बायोसिस भी होता है, ठीक है, क्योंकि इकट्ठे रह रहे होते हैं लिहाजा सिम्बायोसिस है, और फायदा पहुंचा रहे होते हैं लिहाजा म्यूचुअलिस्टिक होते हैं। तो ये है दोनों जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होती है, दोनों ये कंफ्यूजिंग मतलब होता है दोनों का। जी बेटा। अच्छा जी, और कोई सवाल बेटा किसी का? अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं, फंजाई में एक और तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसको आप कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। अब ये बड़ी औखी सी चीज है, बड़ी अजीब चीज है, ठीक है। और मैं इसकी डायग्राम जो है वो पैरासेक्सुअलिटी इन, इसकी डायग्राम निकालता हूं ताकि हमें साथ के साथ पता लगता रहे। ये अच्छी डायग्राम है इसकी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा। हम्म, इसकी मुनासिब डायग्राम मिल जाए ना हमें तो वो डिस्कस कर लें हम। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो पैरासेक्सुअलिटी, ये क्या चीज़ है और कीजिएगा। पैरासेक्सुअलिटी एक ऐसी रिप्रोडक्शन है विच इज नाइदर asexual nor sexual, but you can say it is an alternate to sexual reproduction। ऑल्टरनेट्स है, छोटा सा एक ऑल्टरनेट्स है। अच्छा, अब ये क्या चीज है, इसमें ये होता है कि सेम, या आप इसको एक और मोर पर्टिकुलरली इसको हम लिखेंगे हाइफी ऑफ सेम माइसीलियम फ्यूज टू परफॉर्म प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। अब इस बात पर गौर कीजिए कि हाइफी हैं, पहले जो हाइफी होते थे वो डिफरेंट माइसीलिया के होते थे। एक माइसीलियम, एक टाइप इधर है एक टाइप इधर है, पॉजिटिव एक को कह दिया, नेगेटिव एक को कह दिया, दोनों फ्यूज हो गए, दोनों के माइसीलिया डिफरेंट थे। पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है, माइसीलियम एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फंगस है, उसका एक हाइफी ये जा रहा है और एक हाइफी ये है, और उसी का दूसरा हाइफी ये है, हाइफा, दोनों का ये हाइफा है, ठीक है। इन दोनों के जो हाइफा होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये
दोनों आपस में यहां पर परफॉर्म करते हैं प्लाज्मोगेमी, जस्ट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस कैरियोगेमी परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर ये हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं। अब ये आप नहीं कह सकते कि ये एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर भी मियोसिस होगी, ठीक है, लेकिन आप इसको सेक्सुअल भी नहीं कह सकते। क्यों? दो पेरेंट्स नहीं है, एक पेरेंट है। इसको पैरेलल सेक्सुअलिटी कहते हैं या पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो है वो डेफिनेशन, वो अगरचे वाज़े तौर पर पढ़ने से समझ नहीं आती उस तरह, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है वो दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ समझ आए कि, क्योंकि मुझे ये है कि कुछ चीज़ें वाकई जिस भी बुक में अच्छी हो तो उठा लेनी चाहिए। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन उसको समझाया गलत अंदाज से जाता है या गलत अंदाज से गया है, इवन हमारी बुक में भी। इसको अगर आप देखें, 8वां चैप्टर किधर गया, ये ना, यहाँ पर अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस पर गौर कीजिएगा। ये देखिए, इन विच पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफा आर एक्सचेंज्ड। अब समटाइम इसमें ये होता है कि एक ही, ये भी अब एक इसी की सिचुएशन है, इसी की एक सिचुएशन ये भी है। और वो क्या है? वो है कि एक ही हाइफा है, ये एक ही हाइफा, उसके दोनों सेल के न्यूक्लियाई, ये एक सेल को मैंने बड़ा कर दिया जानबूझ के, उसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं, एक न्यूक्लियस ये दोनों आपस में कैरियोगेमी करें और यहां से जो है वो मियोसिस करके स्पोरेंजियम बना दें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये दोनों जो हैं वो आपस में कर लें। तो जब ऐसा होता है कि सेम इंडिविजुअल के अंदर प्लाज्मोगेमी भी हो और उसी इंडिविजुअल के अंदर कैरियोगेमी हो और उसके बाद जो है वो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो, तो ऐसे सिचुएशन को आप कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो गौर कीजिए, इन्होंने यहाँ पर जो है, ये देखिए, ये प्लाज्मोगेमी होते दिखाई है, ठीक है। ये उसी के दोनों हाइफी हैं, होमोकैरियोन्स। अब ये दो इसी के दो हाइफी हैं, इन्हीं के दरमियान प्लाज्मोगेमी हो रही है, यहाँ के इनके दरमियान में कैरियोगेमी हो जाती है और कैरियोगेमी करके जो है ये नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसके हम कोई अच्छी डायग्राम ढूंढ लें। जी बेटा, आप लोगों के नहीं तो कोई सवाल है तो बता दीजिए। सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इसमें भी वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है? हाँ, वन पेरेंट है ना, इसीलिए वन पेरेंट की वजह से आप इसको सेक्सुअल नहीं कह सकते। मैं ढूंढना चाह रहा हूँ सर, मैं ना कोई डायग्राम अच्छी मुनासिब ना इसमें। मुझे एक डायग्राम पता नहीं कहाँ मिली थी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की डायग्राम थी वो। और ये इन्होंने वही दिखाई है, एक ही हाइफल सेल है, उसके दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गए हैं। इस तरह हमने कहा ना, ये वाली कंडीशन ये, कि एक ही हाइफल सेल होता है, उसके दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं। एक सिचुएशन उन्होंने ये दिखाई हुई है सर। बहरहाल मुझे वो डायग्राम जैसी मिलती है ना, आपसे शेयर करता हूँ। जी बेटा, और कोई सवाल? कोई और सवाल नहीं? अच्छा, हम जरा बुक देख लें अपनी। इन्होंने यहाँ आपके बुक में ना पैरासिक्योरिटी बताया ही नहीं वो। जो फंजाई सिर्फ एसेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं उनको मोल्ड्स कहा जाता है आमतौर पे ना, सिर्फ जो एसेक्सुअल करते हैं। बडिंग भी करते हैं। बस ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम इसके एंसेस्ट्रल रिलेशन फाइलोजेनेटिक वो लिनिएज पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम, ये चैप्टर उसके बाद ख़त्म ही है, बहुत ही कम होते हैं जो कि बहुत ही कम चीज़ें हैं जो कि इसके बाद डिस्कस करने वाली है। तो मेनली इसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी डाइवर्सिटी देखेंगे, इसके ग्रुप्स देखेंगे, ठीक है।
जी, कुछ सवाल है तो बता दीजिए, अभी 2 मिनट हैं।